you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला publicly house में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे, राइट? सो द पॉइंट इज, aircraft were lost, as this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में ही आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. Yes. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this, that my hands were tied behind my back and I was sent into a war, and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे. That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब सेना की और सैन्य क्षेत्र में हमारे उपलब्धि की बात आती है तो आपके होंठ सिल क्यों जाते, उनकी तारीफ करते हो? कितने युद्ध देश ने देखे, लेकिन इस लड़ाई में मैं कहना चाहता हूं भारत ने ना एक सैनिक खोया है, ना एक सैनिक खोया, ना एक सैनिक शहीद हुआ, ना युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हमारी विजय हुई, शोर भी नहीं हुआ, सिंहनाद की गूंज उठी है. ये भारत ने करके दिखाया है. मोदी जी की नीति और सेना की रणनीति काम आई है. प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये कहूंगा, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उस समय हिमाचल के प्रभारी थे. कारगिल के युद्ध में वो उस समय भी सेना के जवानों का हाल पूछने कारगिल गए थे, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है. सेना को सशक्त भी किया. और मैं एक बात कहूंगा, एक और भारत की सेना पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर आप लोग क्या कर रहे थे?
राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? सबूत मांग रहे थे और साथ ही साथ कवर फायर भी दे रहे थे। कवर फायर किसको दे रहे थे, यह आपको पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने सरेंडर कर दिया। हमने स्पष्ट किया है कि जब तक हमने ऑपरेशन और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया तब तक हमने सीजफायर नहीं किया था, और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हमने पहले ही नकार दिया था। और यही नहीं, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज भारत का दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 2001 से लेकर 2025 तक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 25 साल में एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना देश के लिए हर पल जीने का काम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपने भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं इतना कहूंगा, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता हमारे पास हैं। भारत को झुकाने वाला कोई कमाई का लाल पैदा नहीं हुआ जो झुका सके। भारत को कोई झुका सके ऐसा किसी में दम नहीं। भारत से विश्व है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आदरणीय सभापति जी, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से भारतीय सेना भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने अभी भी हंसते हैं। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। और बाटला हाउस कांड में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को आप श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, लेकिन आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाने वहां चली गई थी। यह कांग्रेस है जो भारतीय सेना के साथ नहीं, उसके खिलाफ हथियार उठाने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। देश ने आपका असली चेहरा देखा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि आपने भारत को अपमानित और पराजित करने वाले राष्ट्र साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देश की जनता का मनोबल तोड़ने का कार्य किया, कोई कोर कसर आपने बाकी नहीं छोड़ी। और सुनिए मणिकम टैगोर जी, इतिहास नरेंद्र मोदी जी को उनके धैर्य और धीरता के लिए याद रखेगा, उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं अब वो एलओपी से, किरण जी पूछ रहे हैं भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओपी, उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है, और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओपी कहना शुरू करना पड़ेगा।